ऑलराइट, सो लीज के हवाले से हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, सिक्योरिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एसेट्स जो हैं वो दो तरह के थे, जिसमें एक मूवेबल था और एक इमूवेबल था। सो मूवेबल के अंदर हाइपोथिकेशन और प्लेज था। एंड सेकेंडली जो चीज़ आज डिस्कस करनी है, दैट इज अकॉर्डिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल एसेट्स वो होते हैं जो एक जगह से हम दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जिसकी एग्जांपल्स में लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री वगैरह आते हैं। सो अगर हम कोई ऐसी सिक्योरिटी ले रहे हैं, बीइंग द लेंडर या डेट प्रोवाइडर, या अगर हम ये सिक्योरिटी दे रहे हैं इन केस के हम लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं या बोरोवर के तौर पे बात कर रहे हैं। सो व्हेन एवर बीइंग बोरोवर वी विल प्रोवाइड एन एसेट विच इज नॉट मूवेबल, विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वो चीज़ मूव नहीं की जा सकती। सो ऐसी प्रॉपर्टी जब हम सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं, ऐसा एसेट जब हम सिक्योरिटी के तौर पे देते हैं, उसको हम कहते हैं मॉर्टगेज। ठीक है, सो मॉर्टगेज क्या है? Mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of an existing or future debt or the performance of an obligation which may give a financial liability. So transfer of interest है कि movable property का transfer of interest क्यों किया जा रहा है? Because उसका पर्पस क्या है कि हम एक लोन को सिक्योर कर सकें, चाहे वो एग्जिस्टिंग है चाहे आप नया ले रहे हैं। बेसिकली द पर्पस इज whenever you are going to take loan, obviously the lender will ask for some security। उसको अपने प्रिंसिपल अमाउंट से भी जो है वो गर्ज है, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है उससे भी गर्ज है। So, उस अपने पैसों को, प्रिंसिपल अमाउंट को, इंटरेस्ट अमाउंट को सिक्योर करने के लिए लेंडर हमेशा बोरोवर से सिक्योरिटी मांगता है। वो सिक्योरिटी मूवेबल एसेट भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। मूवेबल दिया जाता है तो वो हाइपोथिकेशन और प्लेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इन केस इमूवेबल एसेट अब दिया जा रहा है तो उसको हम मॉर्टगेज कहते हैं। सो वो जो भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का, वो द पर्पस इज टू सिक्योर द लोन, द पर्पस इज टू सिक्योर द कंसर्न ऑफ अ लेंडर, जिसने आपको पैसे दे रहे हैं या लीज पे दे रहा है, या डेट जिस भी हवाले से, चाहे डेट फाइनेंसिंग के हवाले से, जैसे बैंक काम करते हैं, बैंक आपको लोन देते हैं, आप चीजें एक्वायर खुद भी कर सकते हैं, या आप लीज के हवाले से बात कर लें कि कोई एसेट लीज पे दिया जा रहा है जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद लीज एग्रीमेंट एक्सपायर होगा। सो दोनों सूरतों में क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, क्योंकि एक एडवांस इन्वॉल्व है, कर्जा इन्वॉल्व है, डेट इन्वॉल्व है, सो उस डेट को सिक्योर करने के लिए इमूवेबल एसेट जब एसेट के तौर पे या सिक्योरिटी के तौर पे दिया जाएगा, दैट विल बी द मॉर्टगेज। मॉर्टगेज थोड़ा सा डिफर करता है हाइपोथिकेशन और प्लेज की सूरत में, की कंपैरिजन में। देखिए, हाइपोथिकेशन और प्लेज की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि उसका पोजेशन दिया जा सकता है प्लेज की सूरत में, और हाइपोथिकेशन की सूरत में भी वो चीज़ें जो हैं हम उसको मूव कर सकते हैं। उसकी जो मेंटेनेंस है वो डिफरेंट है, उसकी जो सेफ कीपिंग है वो डिफरेंट है। बट जब हम किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं, तो ये डिफर करती है हाइपोथिकेशन और प्लेज से। एक तो इसका पोजेशन बोरोवर अपने पास रखता है, क्योंकि अगर वही बिल्डिंग या वही फैक्ट्री जिसके ऊपर पूरा प्रोसेस हो रहा है, अगर वो पोजेशन किसी और को दे दिया जाएगा तो फिर वो सारी प्रोडक्शन कहाँ से होगी? वो जो प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है वो उसका क्या होगा? वो जो स्टॉक जहाँ पे पड़ा हुआ है उसका क्या होगा? सो इसलिए मॉर्टगेज को सिक्योर करना, या जिसे हम कह सकते हैं कि एक मॉर्टगेज की पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना, बीइंग लेंडर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो लोन है, जो भी कर्जा दिया जा रहा है या कर्जा दिया गया है, वो सिक्योर नहीं होगा। और इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इन केस बोरोवर अमाउंट वापस नहीं करता, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, तो ऐसी सूरत में द बैंक और द लेंडर विल नॉट बी एबल टू गेट द मनी बैक
आइदर, क्योंकि एक ना तो बोरोवर वापस कर रहा है और ना ही आपके पास कोई सिक्योरिटी ऐसी सेफ मौजूद है जिसको आप बेच के अपना पैसा पूरा कर सकें। तो इसलिए मॉर्टगेज की जब बात आती है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन या कुछ एक्स्ट्रा विजिलेंस रिक्वायर्ड होती है सो दैट हम अपनी सिक्योरिटी को परफेक्ट कर सकें। परफेक्ट करने से मतलब ये है कि हम उसको सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर सकें कि जब हमें जरूरत पड़े उस प्रॉपर्टी को बेचने की, दैट प्रॉपर्टी रिमेन्स अवेलेबल टू सेल। ठीक है, सो उसकी फॉर्मेलिटीज अब वन बाय वन देखते हैं। Legal formalities in respect of mortgage should always be completed prior to disbursement. Obviously, जब disbursement एक दफा हो गई, जब एक दफा लोन दे दिया गया, डेट फाइनेंसिंग कर दी गई, तो उसके बाद फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने से बोरवर भी हेजिटेट करेगा, वो इनकार भी कर सकता है, बिकॉज नाउ द अमाउंट हैज बीन गिवन बाय द बैंक और बाय द लेंडर टू द बोरवर। तो फिर बोरवर को कोई इंटरेस्ट नहीं है वो मॉर्टगेज फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। सो इसलिए अपने लोन को सिक्योर करने के लिए, अपनी डेट फाइनेंसिंग को सिक्योर करने के लिए जो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज हैं या परफेक्शन ऑफ सिक्योरिटी है, वो लोन से पहले या लोन डिस्बर्समेंट से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। अच्छा, इसमें अब हमें चाहिए क्या क्या मॉर्टगेज के लिए? और obtain original title deeds with additional documents if any mentioned in the legal opinion। इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, which needs further explanation, जो मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। टाइटल डीड्स, देखिए जब कोई स्टॉक होता है तो स्टॉक का पोजेशन भी लिया जा सकता है, जिसको हमने प्लेज कहा था, अगर लेंडर उसका पोजीशन ले लेता है। इसी तरह हाइपोथिकेशन थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन वो स्टॉक जो है फिर भी कहीं ना कहीं किसी कैपेसिटी में आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन जब हम मॉर्टगेज की बात करते हैं तो जब बायर, लेट से कि कोई भी बोरोवर डिफॉल्ट कर रहा है और आप कोई प्रॉपर्टी बेचने लगे हैं, तो जो भी उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा वो भी कंसर्न्ड होगा कि क्या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर भी होगी कि नहीं, क्या ये प्रॉपर्टी जो बेच रहा है वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे है भी कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये मॉर्टगेज जो है इसमें एक्स्ट्रा चीज, या जो आप कह लें कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिलेंट होना पड़ेगा। उसमें पहली चीज ओरिजिनल टाइटल डीड्स है। कहते हैं ना ये घर किसके नाम पे है, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। सो बेसिकली व्हाट वी आर डिस्क्राइबिंग कि टाइटल किसके नाम पे है। सो वो टाइटल डीड्स का मतलब ये है, वो जो भी प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आइदर इट्स लैंड और इट्स अ बिल्डिंग और इट्स अ फैक्ट्री, व्हाटएवर इट इज, इफ इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसका टाइटल किसके नाम पे है, दैट मीन्स उसका एक्चुअल ऑनर कौन है। तो वो ऑनर हमें कहाँ से पता चलता है? वो हमें ऑनर लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से पता चलता है। आपने अक्सर सुना होगा कि इस प्रॉपर्टी की फर्द देखें। फर्द क्या होती है? फर्द एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट है जिससे हमें उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप का पता चलता है। कुछ टर्म्स आपने जो प्रॉपर्टी से जिसने डील नहीं भी किया या कभी नहीं भी सुना, लेकिन कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे, जैसे पटवारी ये काम करते हैं, या जैसे लैंड रिकॉर्ड, एलडीए है। ये बेसिकली ये वो इदारे हैं जो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, किसके पास कब ट्रांसफर हुई, क्या उसकी डिटेल्स हैं, उसका पता क्या है। अब जैसे हम यहाँ पे लेट से शहर में बात करते हैं तो कोई ब्लॉक की बात होती है, ब्लॉक नंबर 100, हाउस नंबर 100, सोसाइटी ये है, एंड ये ठीक है, जोहर टाउन H4, वापडा टाउन K3, इस तरीके की बात होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की जो गांव में है या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे ब्लॉक्स मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे बात होती है खसरा की, हाथूनी की, ठीक है, खेवत नंबर की। सो जहाँ से हम प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रॉपर्टी किस जगह पे वाक़या है। जैसे एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे दाएं बाएं कोई प्रॉपर्टी, कोई घर नहीं बने हुए, सो उस प्रॉपर्टी का भी तो कोई एड्रेस होगा, उस एक सर्टन प्लॉट का भी तो कोई एड्रेस होगा। सो वहां पे फिर ये जैसे खसरा नंबर, खेवत नंबर, हथूनी नंबर, वहां से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, नंबर वन, और किसके नाम पे है। सो ये सारी डिटेल्स पटवारी के पास मौजूद होती हैं, और इसको अपडेट करने की कोशिश की जा रही है तमाम रिकॉर्ड्स को एलडीए के पास, ताकि ये सारा कंप्यूटराइज्ड हो जाए
और ऐसे तमाम फ्रॉड्स जो पटवारी आपने सुना होगा कि करते हैं, वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, बिकॉज वो फर्द दैट इज अ डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में मैनिपुलेशन हो सकती है. So government is trying to do all these things on computer or electronically so that the fraudulent activities can be reduced. So पहली चीज उसकी टाइटल डीड्स लेना, दैट मीन्स उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स लेना कि वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसके नाम पे है. उसको फिर वेरीफाई किया जाता है पटवारी से, फर्द से, कि क्या जो रजिस्ट्री के ऊपर नाम लिखा हुआ है वही डिटेल्स कानून के पास या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है. तो अगर वो मैच कर जाती हैं तो इससे पता चलता है कि ये रजिस्ट्री ओरिजिनल है, या ये जो टाइटल है या जो ऑनर हमें शो हो रहा है ये वही है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू वेरीफाई ओरिजिनल टाइटल डीड्स. ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है. एक आपको डॉक्यूमेंट वो बोरोवर दे रहा है, जो लोन लेने आया है, रजिस्ट्री आपको वो दे रहा है, तो उसके ऊपर डिटेल्स मौजूद हैं कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई, किसके नाम पे. और वही रिकॉर्ड फिर गवर्नमेंट के पास मौजूद है, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के पास मौजूद है या पटवारी के पास मौजूद है, जिसको वेरीफाई किया जाता है दोनों डॉक्यूमेंट से कि क्या ये प्रॉपर्टी उसी के नाम पे है जो बोरोवर है या जो लोन लेने आया है या जो सिक्योरिटी के तौर पे एक एसेट को दे रहा है. देन any additional document which is mentioned in legal opinion for registered or equitable mortgage. ये registered और equitable mortgage क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट फॉर अ रेफरेंस के यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ मौजूद है तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए. इक्विटेबल मॉर्टगेज एक ऐसा मॉर्टगेज होता है, ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें बोरोवर या जो भी सिक्योरिटी दे रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो या मॉर्टगेजर भी कह सकते हैं, या वो अपनी जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो टाइटल डीड्स हैं, जिसका मतलब है रजिस्ट्री हो सकती है, जो ऑनरशिप का प्रूफ है, वो लेंडर को दे देता है. साथ में एमओडीटीडी एक डॉक्यूमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, वो सबमिट करता है कि ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर किसी के पास मौजूद नहीं है तो वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता. ये इस पर्सपेक्टिव से आप सोचें कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं मार्केट में, तो सबसे पहले आप उसे यही डिमांड करेंगे कि इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, इसकी रजिस्ट्री दिखाओ, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं. तो अगर उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से नहीं है, देन यू विल नॉट बाय दैट प्रॉपर्टी मोस्ट प्रोबेबली. तो इसलिए इक्विटेबल मॉर्टगेज एक ऐसा मॉर्टगेज होता है जिसके अंदर ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स बोरोवर लेंडर के हवाले कर देता है. ठीक है. अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, इसलिए इसका मतलब है कि वो बेच नहीं सकता. सो लेंडर और द बैंक के समहाउ सिक्योर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना मौजूद होने की सूरत में प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती. लेकिन फ्रॉड के चांसेस मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट बन सकते हैं, बायर फिर भी जो बोरोवर है फिर भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से कम रेट पे किसी तरह बेच सकता है. सो दिस इज लेस सिक्योर काइंड ऑफ अ मॉर्टगेज. जबकि जो दूसरा है रजिस्टर्ड मॉर्टगेज, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, एसईसीपी में रजिस्टर भी करवाया जाता है. सो एक दफ़ा एक प्रॉपर्टी में लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जब वो चार्ज रजिस्टर हो जाता है, चार्ज रजिस्टर होने का मतलब ये है कि लेंडर अपने नाम के उस प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट पे जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है उस पे लिखवाता है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कर्जा है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर रहन है. तो जब तक कि वो क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जाता. इसका एक सर्टेन प्रोसेस होता है, सो उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड मॉर्टगेज. ठीक है. और इस थर्ड जो इम्पोर्टेंट टर्म थी दैट इज लीगल ओपिनियन. लीगल ओपिनियन बेसिकली एक लॉयर से या एक्सपर्ट से लिया जाता है. रिमेंबर, जब हम मॉर्टगेज की बात करते हैं तो बहुत सी टेक्निकलिटीज आ जाती हैं. उस टेक्निकलिटीज में एग्जांपल देता हूँ कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है ये देखना. फिर उसके बाद प्रॉपर्टी इनहेरिटेड भी हो सकती है. इनहेरिटेड होने का मतलब है कि वो एक से ज़्यादा लोगों के नाम पे भी हो सकती है, ज्वाइंट ओनर्स भी हो सकते हैं. फिर वो प्रॉपर्टी बिकते वक्त मुश्किल हो सकती है. उसकी कुछ सर्टन रीजंस हो सकती हैं, जैसे कुछ सोसाइटीज़ में ट्रांसफर लेटर होते हैं, कुछ में रजिस्ट्री होती है,
सो देयर इज अ डिफरेंस। इस तरीके से प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करने से पहले नॉर्मली एक एक्सपर्ट से, लॉयर से एक लीगल ओपिनियन ले लिया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को सही तरीके से मॉर्टगेज करने के लिए या परफेक्ट करने के लिए कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हमें ले लेने चाहिए, ताकि at the time of selling property when the borrower is not paying the money back, जब वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और प्रॉपर्टी बेचनी है, उस टाइम पे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो जो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, बैंक क्योंकि फाइनेंशियल लेंडर जो है उनकी एक्सपर्टीज नहीं है प्रॉपर्टी में, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में हो सकता है एक्सपर्ट हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपर्ट हो, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या डीलिंग्स में एक्सपर्ट हो, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर देयर इज अ डिफरेंट एक्सपर्टीज। तो उस एक्सपर्टीज ना होने की वजह से जो लेंडर है, they are they prefer to take a legal opinion from an expert, जो lawyers भी हो सकते हैं, कि इन प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करने के लिए कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेंडर को ले लेने चाहिए बिफोर डिसबर्समेंट। ठीक है, क्योंकि अगर लोन डिसबर्स हो गया तो फिर ऑब्वियसली रिस्क तो ले लिया गया, तो रिस्क लेने से पहले उस रिस्क को कवर करना जरूरी है। इस सारे पॉइंट में बहुत सी चीजें डिस्कस हुई हैं। कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लो। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक शुड obtain एन ओपिनियन फ्रॉम बैंक्स अप्रूव्ड लॉयर। ये अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई चीज मॉर्गेज हो रही होगी तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन रिक्वायर्ड है, वो चाहे एक्सटर्नल लॉयर से ले ले, चाहे आप इन हाउस लीगल एडवाइजर का मतलब है कि आपने खुद से ऑलरेडी हायर किया हुआ है। जैसे यूनिवर्सिटी के भी लीगल लॉयर्स होते हैं, बैंक के भी लीगल लॉयर्स होते हैं, कंपनीज के भी लीगल लॉयर्स होते हैं, क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शन में अक्सर लीगैलिटी से या कोर्ट से या इसी तरह आप कह लें कि जो कानून के डिफरेंट इदारे हैं उनसे इंटरेक्शन रहता है। बहुत से केसेस जो हैं वो ऑन गोइंग होते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो जिसमें जुडिशियल रेफरेंसेस वगैरह होते हैं, तो उस हवाले से बहुत सी कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस ने लॉयर्स को हायर किया होता है जिनकी एक्सपर्टीज लीगल ओपिनियंस या लीगल मैटर्स के ऊपर होता। सो बैंक शुड obtain एन ओपिनियन फ्रॉम बैंक्स अप्रूव्ड लॉयर। सो या तो अप्रूव्ड लॉयर एक्सटर्नल से ले लें, या इंटरनली आपने हायर किया हुआ है तो उससे ले लें। द पर्पस इज टू सिक्योर द प्रॉपर्टी, द पर्पस इज टू सिक्योर द लॉन। अब उसके लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा वो एडवाइजर या वो लॉयर या जो भी वो एक्सपर्ट है वो आपको बता देगा। ठीक है, सो वो बता देगा आपको कि ये डॉक्यूमेंट भी ले लें, ये डॉक्यूमेंट भी ले लें। अब ये भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज दी जा रही है, जो प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पे दी जा रही है, वो रेंट पे दी गई हो। तो इसका मतलब है साइमल्टेनियसली उस पर दो एग्रीमेंट हो रहे हैं। एक रेंटल एग्रीमेंट हो रहा है जो ऑलरेडी चल रहा होगा, और दूसरा आप उसको एज ए सिक्योरिटी मॉर्गेज के तौर पे देना चाह रहे हैं। तो जब वो लिक्विडेशन की तरफ जाएगी बात, या जब बोरोवर डिफॉल्ट कर गया और वो प्रॉपर्टी बेचने की बारी आई, तो ऐसे मौके पे कोर्ट में इन केस जाया जाता है, तो दोनों एक्ट साइमल्टेनियसली या दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद होंगे। रेंटल कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद होगा और मॉर्गेज वाला भी मौजूद होगा। सो हो सकता है कि रेंट किया गया जो भी रेंटल एग्रीमेंट है वो ज्यादा अरसे के लिए किया गया हो, और जब उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की जाए तो जिसने रेंट पे ली हुई है वो भी कोर्ट में केस कर दे कि ये हमारे साथ एग्रीमेंट था, सो दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड, दिस इज द रेंटल एग्रीमेंट। सो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए कौन से रेंटल एग्रीमेंट्स हैं, जो भी म्यूनिसिपल या जो भी एरिया या जो भी सोसाइटी के रूल्स हैं वो क्या है, कैसे उस पूरी मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी को सिक्योर करना है, परफेक्ट करना है। सो ये सारी चीज़ों के लिए लीगल ओपिनियन ले लिया जाए, मोर फॉर्मेलिटीज पूछ ली जाए, और फिर प्रायर टू डिसबर्समेंट वो कंप्लीट कर ली जाए। एट तो इस तरीके से लेंडर या बैंक जो है वो सिक्योर हो सकता है।
Then the third one is officer or manager of the business group must personally visit the property and be satisfied with the valuation before allowing disbursement. A visit report should be placed on file accordingly. ये important point है, बल्कि सारे important point है. This is another important point कि जो भी प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी ली जा रही है उसका एक दफा विजिट कर लिया जाए. एक केस में आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ. एक दफा एक प्रॉपर्टी मॉर्टगेज के लिए दी गई. वो प्रॉपर्टी की वर्थ जो है वो मोर देन 800-900 मिलियन थी, और जो लोन उसके अगेंस्ट लिया जा रहा था दैट वाज 400 मिलियन. सो 40 करोड़ के लोन के लिए जो प्रॉपर्टी दी जा रही थी वो 80-90 करोड़ के करीब थी. अब उसमें एक्चुअली दैट वाज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. एक कंपनी ने लोन लिया था जिनकी इंटेंशन ही फ्रॉड करना थी. So, उन्होंने वैल्यूएटर को साथ में लाया. नाउ एक और टर्म वैल्यूएटर क्या है, इसमें भी वर्ड यूज हुआ है वैल्यूएशन, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बैंक अगेन मैंने आपको बताया क्योंकि बैंक या लेंडर एक्सपर्ट नहीं है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन या प्रॉपर्टी की इंटीग्रिटीज को जानने के लिए. सो वो एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं, चाहे वो लॉयर की हेल्प लें लीगल ओपिनियन के लिए, चाहे वो किसी एवेल्युएटर की हेल्प लें जिन जो सर्वे करते हैं, जो मार्केट के बारे में जानते हैं. वो मार्केट के बहुत से फैक्टर्स को देख के कि प्रॉपर्टी किस जगह पे लोकेटेड है, प्रॉपर्टी के दाएं बाएं कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, प्रॉपर्टी के दाएं बाएं कौन सी और सोसाइटीज मौजूद हैं, वो सारी चीज़ों को वेरिएबल्स को देख के फिर प्रॉपर्टी का रेट लगाते हैं. दैट मीन्स उसकी वैल्यूएशन करते हैं. जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर, आप कोई घर बेचना चाह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी डीलर को बुलाते हैं, वो आता है, सारा घर देखता है, उसकी मेंटेनेंस देखता है, उसके करीब के एरियाज और इश्यूज देखता है, और फिर कहता है आप इतने में अगर बेचना चाहें तो बेच दें. सिमिलरली वैल्यूएटर का भी यही काम होता है कि वो वैल्यूएशन करता है कि ये प्रॉपर्टी कितने की होगी, और उस वैल्यूएशन को देखते हुए बैंक या लेंडर जो है वो लोन डिसाइड करता है कि कितना लोन हमें देना चाहिए. अब वो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कंपनी थी जो फ्रॉड के इंटेंशन से बनाई गई थी, उसने जो प्रॉपर्टी बैंक को ऑफर की, दैट प्रॉपर्टी वाज वर्थ अराउंड 800-900 मिलियन एंड अप्लाइड फॉर अ लोन ऑफ 400 मिलियन. सो बज़ाहिर जो है बड़ा सिक्योर सी ट्रांजैक्शन है कि 40 करोड़ के लिए हमारे पास 80 करोड़ की प्रॉपर्टी मौजूद है. इन केस डिफॉल्ट कर भी जाता है तो हम उसको सेल कर देंगे. वैल्यूएशन इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. सो वैल्यूएशन भी करवाई गई उस प्रॉपर्टी की. नाउ वैल्यूएटर वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन फ्रॉड. ठीक है, जो भी उनकी आपस में रेशो एग्री हुआ होगा. सो वैल्यूएशन जब आई तो वैल्यूएशन भी ठीक थी, उसमें भी बात यही थी कि 800-850 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो इसके ऊपर लोन दिया जा सकता है. सो सारा प्रोसेस हो गया, लोन दे दिया गया, और वो प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ रख लिया गया. नाउ फॉर कपल ऑफ मंथ्स और 3 मंथ्स उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे होती रही, रेगुलर जैसे प्रोसेस था, जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस आना था. बट आफ्टर दैट द इंस्टॉलमेंट्स वर स्टॉप्ड. 1 माह नहीं आई, ओवरड्यू हो गया, 2 माह नहीं आया, 3 माह नहीं आया. सो देन ऑब्वियसली जो भी उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे या क्रेडिट्स डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ओवरड्यू हो रही हैं, आपका जो लोन है वो ओवरड्यू हो रहा है, जिसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी सो उसको पे किया जाए. दे कुडंट कांटेक्ट एनी कंपनी बिकॉज कंपनी तो गायब हो गई. फिर उसके बाद इट वाज अ प्लान्ड फ्रॉड एक्चुअली. मैं तो आपको जस्ट ये कह रहा हूँ कि कंपनी ने लोन लिया और गायब हो गई, सो कहने में सिर्फ एक बात है, लेकिन बहुत सी कंपनी बनाई गई होगी, कोई उसका ऑफिस बनाया गया होगा, कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई होगी. तो वो पूरा प्रोसेस मैं स्किप कर रहा हूँ जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए. So the last thing, when the bank or the lender was not able to contact or not able to get the installments of the loan, तो ऑब्वियसली उस को फिर ऑफिस को विजिट. नेक्स्ट थिंग वाज कि ऑफिस को विजिट करें और वहां जाके कहा जाए कि लोन जो है उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है. जब ऑफिस गए तो वहां पे ऑफिस मौजूद नहीं था, या ऑफिस के अंदर कुछ नए लोग मौजूद थे जो उस कंपनी से रिलेटेड ही नहीं थे. सारी सिचुएशन के बाद पता चला कि ये जो कंपनी थी दैट वाज अ फ्रॉड. वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, दैट वाज अ फेक कंपनी. उसके जो भी प्रोसेसिंग फैक्ट्री सारा कुछ जो दिखाया गया वो टेम्पररी सेटअप था,
और जब लोन ग्रांट कर दिया गया तो सेटअप खत्म हो गया और उसके बाद सब गायब हो गया। द लास्ट थिंग वाज कि जो प्रॉपर्टी रखी गई थी 800-900 मिलियन की, उसको सेल करके अपने पैसे पूरे कर लिए जाए। सो व्हेन द बैंक और द लेंडर विजिटेड दैट प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी कब्रिस्तान थी। सो नाउ ऑब्वियसली ग्रेवयार्ड कैन नॉट बी सोल्ड। सो वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो एग्जिस्ट भी करते थी, वो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में मौजूद भी थी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी थी, लेकिन वहां पे कब्रिस्तान मौजूद था। एंड नाउ इफ द बैंक और लेंडर ट्राई टू सेल दैट प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियसली वो जो भी सोसाइटी थी, जो भी एरिया था, वहाँ के जो भी लोग वहाँ पे मतलब उससे बिलोंग करते थे, जो दफन थे, उनके रिलेटिव्स थे, दे ऑब्वियसली विल नॉट अलाउ एनी प्रॉपर्टी टू सेल जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है। सो ये पूरा स्कैम हुआ जिसमें बैंक को या लेंडर को लॉस हुआ। सो ये सिर्फ वहां पे मिस्टेक क्या थी, दैट द लेंडर और द बैंकर हैज नॉट विजिटेड द प्रॉपर्टी पर्सनली। वैल्यूएशन देख ली, डॉक्यूमेंटेशन देख ली, कंपनी देख ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन जो प्रॉपर्टी एज अ मॉर्टगेज दी जा रही थी उसको विजिट नहीं किया गया। एंड द रिजल्ट विल बी, द रिजल्ट वाज अ लॉस और अ कोलैप्स। ठीक है, सो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट द ऑफिसर और मैनेजर ऑफ द बिजनेस ग्रुप मस्ट पर्सनली विजिट द प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जो भी लेंडर है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी ऑफिशियल है, वो उस प्रॉपर्टी को विजिट करेगा लाजमी, और फिर विजिट करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट इसलिए कि प्रूव रहे इस प्रॉपर्टी को विजिट किया गया था। सो वो रिपोर्ट से मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टी किस दिन विजिट की गई थी, किस टाइम विजिट की गई थी, किसके साथ विजिट की गई थी, क्या वहां पे मौजूद था। सो देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट which will prove that the property was visited. Then the next point is valuation of the property should be accepted from bank's approved evaluator with due diligence. ये मैंने आपको अभी बताया कि प्रॉपर्टी जो जिसकी है, जो बंदा मॉर्टगेज करने आ रहा है या जो ओनर है, वो तो कोई भी रेट बता सकता है। एक जो लेट से मैंने लोन लेना है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी की वर्थ कुछ भी कह सकता हूँ, तो उसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट एवेल्युएटर। एक थर्ड पार्टी से एवेल्युएशन होगी जो एक्सपर्ट है। जैसे मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी डीलर की एग्जांपल दी थी, एवेल्युएटर्स उनका प्राइमरी काम ही ये है कि वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की एवेल्युएशन करते हैं। सो देयर शुड बी अ वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो बैंक के अप्रूव्ड एवेल्युएटर से, अप्रूव्ड एवेल्युएटर्स बेसिकली बैंक की लिस्ट या बैंक के पैनल के ऊपर, आप हम कहते हैं ना कंपनी के पैनल के ऊपर ये 6-7 लोग हैं। पैनल के ऊपर होने से मतलब ये है कि जिनकी जांच परख करके उनको रखा गया है एक सर्टेन काम के लिए। सो बैंक इसी तरह एक लिस्ट बैंक के पास मौजूद होती है जिसको वो उसने अपने अथॉरिटीज से, हेड ऑफिस से, या जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं हाई ऑफिशियल्स, उनसे प्रूव करवाया होता है दैट दीज आर द कंपनीज विच थ्रू विच वी कैन डू द वैल्यूएशन प्रोसेस। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो कितनी दफ़ा वो वैल्यूएशन कर चुके हैं, एक्सपीरियंस कितना है, साइज क्या है, कितनी एक्सपर्टीज उनको है। सो अप्रूव्ड वैल्यूएटर से जो है उसकी वैल्यूएशन मौजूद होनी चाहिए। And another technical term, forced sale value should be effectively incorporated in valuation. Now, what is forced sale value? फोर्स सेल वैल्यू हम उसको कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी या एक एसेट जो अपने बदतरीन हालात में भी बेचा जा सकता है। जैसे लेट से एक घर है मेरा, मैं वो घर एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बेचना चाहता हूँ तो मैं उसका रेट डिफरेंट लगा सकता हूँ। लेट से मैं 10 मिलियन का एक घर बेचना चाहता हूँ, आज नहीं बिक रहा, कल नहीं बिक रहा, परसों नहीं बिक रहा, 1 महीने बाद बिक जाएगा। सो दैट इज द मार्केट वैल्यू। कि मार्केट वैल्यू मैं देखता हूँ कि ये थी, मैं कुछ दिन वेट करता हूँ और उसके बाद वो प्रॉपर्टी बिक जाती है। द नेक्स्ट इज फोर्स्ड सेल वैल्यू। फोर्स्ड सेल वैल्यू का मतलब कि अगर आपको मजबूरी की हालत में वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो वो कितने की बिकेगी। लेट्स से आई हैव एन, खुदा ना खास्ता, हैव एन इमरजेंसी। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं वो घर बेचूंगा तो अब मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे जो पहले मिल सकते थे मार्केट वैल्यू के मुताबिक। तो मुझे कम रेट पे देना पड़ेगा,
या मुझे सस्ता बेचना पड़ेगा। सो बैंक जब लोन देता है तो वो, या कोई भी लैंडर जब लोन देता है, तो वो मार्केट वैल्यू की बजाय ज्यादा फोकस करता है फोर्स्ड सेल वैल्यू के। ठीक है। सो कम से कम में वो प्रॉपर्टी कितने में बिक सकती है, वो जो वैल्यू है दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, दैट शुड बी इफेक्टिवली सीन कि क्या उसकी फोर्स सेल वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे मीटिंग इज अबाउट टू एंड, सो आई विल ज्वाइन इट अगेन। यहाँ तक आप समझ भी लें और फिर दोबारा से सेशन ज्वाइन करते हैं।